इतिहास के पन्ने पलटाकर देखने पर अक्सर हमें कई हीरोज़ और विलेंस देखने को मिलते हैं। पर क्या ये हीरोज़ और विलेंस तथ्यों के आधार पर हीरोज़ या विलेंस होते हैं या मान्यताओं के आधार पर? नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में एक फेमस कहानी है कि क्रूर तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने एक बार इसमें आग लगा दी थी, जिससे इसमें रखी किताबें जलकर भस्म हो गई थी और वो नॉलेज इतना वैल्यूएबल था कि किताबें 3 महीने तक जलती रहीं। पर असलियत तो ये भी हो सकती है कि नालंदा में आग खिलजी ने नहीं बल्कि हमारे ही देश के लोगों ने लगाई हो। क्या है इसके पीछे की सच्चाई और कैसे सिर्फ 18 लोगों ने पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। 1194 मोहम्मद गौरी पूरे देश में बवासीर फैला के जा चुका था और देश की कमान अपने नौकर या कहें गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दे दी थी। तभी 1206 में जन्म होता है बख्तियार खिलजी का। आज के अफ़गानिस्तान की एक जगह है गरमसिर में, गरमसिर अफ़गानिस्तान। क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज के ज़माने में सरकारी नौकरी की जैसी इज्जत है, वैसा ही उस ज़माने में आर्मी पर्सनल्स की होती थी। उस समय जिस भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना होता था वो आर्मी ज्वाइन कर लेता था। वहाँ कई वॉर्स लड़के अपनी रैंक इंप्रूव करता था, एक कमांडर के लेवल तक जाता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था और फिर आखिर में छाती में भाला खा के मर जाता था। खिलजी के हाथ काफ़ी लंबे थे पर उसकी हाइट काफ़ी छोटी थी। ये उसे मिलिट्री के लिए फिजिकली अनफिट बनाता था, जिसकी वजह से वो किसी भी मिलिट्री में सिलेक्ट नहीं हो पाया। गौरी से लेकर ऐबक तक सबसे बात करी लेकिन किसी भी मिलिट्री में उसे लिया नहीं गया। बख्तियार को जब किसी भी मिलिट्री में एडमिशन नहीं मिला तो इसने अपने ही जैसे कुछ लोगों को इकट्ठा करके खुद की मिलिट्री बना ली। इस मिलिट्री का इस्तेमाल करके इसने जगह जगह पर खूना खच्चर किया, पर ये खुद को गौरी का आदमी ही बताता था, क्योंकि खुद को इंडिपेंडेंट साबित कर देने से ये गौरी का दुश्मन साबित हो जाता। बिहार में था विक्रमशिला। गुप्त डायनेस्टी के एम्परर कुमारगुप्त प्रथम ने 1413 से लेकर 1455 BC के बीच इसका निर्माण करवाया था। चाइनीज़ ट्रैवलर वन सांग के हिसाब से इस यूनिवर्सिटी में 8500 स्टूडेंट्स और 1510 टीचर्स थे। बिहार में खून खराबा करने की वजह से ऐबक की नज़रों में बख्तियार की इज्जत बढ़ चुकी थी। गौरी से पहले आया गजनवी, जो हमारे देश को 17 बार लूट के गया। उसका सिंपल सा सिद्धांत था, खाए पिए किसके हम मीत किसके, जहाँ दिखे जो दिखे सब लूटपाट कर लो और भाग जाओ। पर गौरी पूरी दुनिया को इस्लाम कबूल करवाना चाहता था। वहीं नालंदा के स्टूडेंट्स दुनिया भर में बुद्धिज़्म बढ़ा रहे थे। इसी बीच बख्तियार की इज्जत बढ़ जाने की वजह से उसे बिहार सौंप दिया गया। अब वो एक कबीले का लीडर नहीं बल्कि सरकार का एक कमांडर था। हाँ, तो मतलब बख्तियार इस्लाम फैलाना चाहता था और इसलिए उसने नालंदा में आग लगा दी और सभी बुद्धिस्ट मॉन्क को मार दिया। सिंपल। रुको जरा, सब्र करो। शायद हो सकता है हिस्ट्री इतनी भी सिंपल ना हो। नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाने के पीछे जो सबसे फेमस कहानी है वो ये कहती है कि एक बार बख्तियार खिलजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उसके हकीमों ने कहा। तभी नालंदा यूनिवर्सिटी के फेमस आयुर्वेदाचार्य राहुल श्रीभद्र जी को कांटेक्ट किया गया। बख्तियार ने उनके सामने शर्त रखी कि मैं कोई भी हिंदू मेडिसिन नहीं लूंगा, तुम्हें जो इलाज करना है वो करो, पर मैं तुम्हारी दी हुई दवाई नहीं लूंगा। राहुल श्रीभद्र ये समझ गए कि इसके दिमाग में किडनी स्टोन्स हैं। मैं इसे आयुर्वेद समझाने लगा तो इसकी जीरा बटी बराबर बुद्धि में समझ में तो आएगा नहीं। तो उन्होंने एक शानदार इलाज का तरीका निकाला। उन्होंने किसी स्पेशल जड़ी बूटी का लेप कुरान के पन्नों पे लगा दिया, जिससे खिलजी की तबीयत ठीक हो सकती थी। उन्होंने बख्तियार से कहा रोज़ 1 घंटा कुरान पढ़े और इससे उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बख्तियार ने इलाज के इस तरीके को मान लिया और रोज़ कुरान पढ़ना शुरू कर दी, जो राहुल श्रीभद्र ने उसे दी थी। और जिस दिन वो कुरान पढ़ के ठीक हो जाता है तो बोलता चलो अब तबीयत ठीक, नालंदा को आग लगा देते हैं। पर इस कहानी में एक प्रॉब्लम है, इसको पचा पाना बड़ा कठिन है। कोई इंसान आकर किसी यूनिवर्सिटी को आग क्यों लगाएगा जब उसके पीछे कोई सेंस नहीं बनता, जहाँ से लूटने के लिए कोई हीरे जवाहरात या पैसा नहीं है, क्योंकि अंदर तो सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स रहते थे जो ब्रह्मचारी लाइफ जीते थे। तो यहीं पर हिस्ट्री की एक ऑल्टरनेटिव कहानी आती है जो बुद्धिस्ट्स के बीच में काफ़ी फेमस है। दरअसल खिलजी के वक्त का एक फेमस राइटर मिनाजुस सिराज, जिसने तबाकत नासरी नाम की एक मशहूर किताब लिखी है, इसमें उसने गजनवी, गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर खिलजी तक सभी का जिक्र किया है। सिर्फ तबाकत नासरी में ही खिलजी का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें सिराज ने लिखा है कि एक ब्राह्मण जिसने खिलजी का इलाज करवाया था, उसकी ये शर्त थी कि खिलजी ठीक होने के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दे, तभी वो उसका इलाज करेगा। अपने वादे को पूरा करने के लिए खिलजी नालंदा में आग लगा देता है। पर ब्राह्मण ऐसी शर्त रखता क्यों है? इसके पीछे की कहानी यह है कि वो ब्राह्मण एक बार बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आने की रिक्वेस्ट करता है, पर वहाँ का चौकीदार उस ब्राह्मण को अंदर आने से इसलिए रोक देता है कि बोलता है यहाँ अंदर आने के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है, उसके बिना आप अंदर नहीं जा सकते। ब्राह्मण कहता है यहाँ के प्रोफेसर से ज़्यादा मैं जानता हूँ, बाप को मत सिखा। तभी चौकीदार कहता है निकलिए श्रीमान अपशब्द। ब्राह्मण ये प्रण लेता है जिस यूनिवर्सिटी ने ब्राह्मण को ज्ञान देने से मना कर दिया वो उसको नष्ट कर देगा। सालों बाद इस ब्राह्मण को अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके उस यूनिवर्सिटी को नष्ट करने का मौका मिलता है जब खिलजी बीमार पड़ता है। ब्राह्मणों ने इतिहास में अपने श्रापों और कर्म कांडों से बहुत कुछ निपटाया है, इसलिए कहता हूँ कमेंट सेक्शन में गाली मत बका करो।
खैर, नालंदा यूनिवर्सिटी के उजड़ने के पीछे एक तीसरी कहानी भी है। लक्ष्मण सेन नाम का एक ब्राह्मण एम्परर था जिसे बुद्धिज़्म से कुछ खासा लगाव नहीं था और वो एक ब्राह्मण एम्पायर स्टैब्लिश करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने पाल डायनेस्टी पर आक्रमण कर दिया, जिसका लीडर एक बुद्धिस्ट था। इस आक्रमण के बाद पाल वंश नष्ट हुआ और सेन वंश शुरू हुआ। अब नालंदा यूनिवर्सिटी किसी काम की नहीं बची थी क्योंकि वो बुद्ध के प्रिंसिपल्स समझाती थी, जिससे बुद्धिज़्म फैलता था। इसलिए उसने इस यूनिवर्सिटी को निपटाने का प्लान बनाया। दरअसल आजकल की सरकारों में भी ऐसा ही होता है। जब सरकार आती है तो एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव करती है और हिस्ट्री के चैप्टर्स में भी कुछ ऐसे बदलाव करती है जिससे हम प्रेजेंट सरकार की ज़्यादा इज्जत करें। इतिहास में लक्ष्मण सेन सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ को ब्राह्मण टेम्पल्स में बदलने के लिए बदनाम है। तो कई इतिहासकारों की माने तो जो आयुर्वेदाचार्य खिलजी का इलाज करने पहुंचा था उसे लक्ष्मण सेन नहीं भेजा था। इससे होता ये कि सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। नाम बदनाम होता खिलजी का, बुद्धिज़्म फैलने से रुक जाता। जितने हिंदूज़ बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो रहे थे उनका कन्वर्जन रेट भी बहुत कम हो जाता और बुद्धिस्ट टेम्पल को भी हिंदू टेम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता, ये कहकर कि बुद्ध तो विष्णु के अवतार हैं। आप अभी भी ऐसी कई मूर्तियां देख सकते हैं जहां बुद्ध की मूर्ति में 2-4 हाथ लगा के उनको हिंदू देवी देवताओं की तरह बनाया गया है। इससे बुद्धिस्ट तो नाराज़ होते नहीं और हिंदूज़ जो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो रहे थे ऐसा होना रुक जाता। हिंदू स्क्रिप्चर्स की माने तो बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। कृष्ण के बाद विष्णु का अगला अवतार कल्कि है जो अभी तक धरती पर आए नहीं है। तो ये सारा किया धरा लक्ष्मण सेन का है जिसको कई लोग अभी भी सच मानकर बैठे हुए हैं। खैर, मुझे क्या करना, जिसको जो मानना है वो माने। धर्म अपने आप में ही एक मान्यता है, तो उसमें क्या सही क्या गलत। जब खिलजी को पता चलता है कि नालंदा को जलाने के बाद हर जगह से उसे गाली पड़ रही है और ये पूरा षड्यंत्र लक्ष्मण सेन का था, तो वो सोचता है चलो इसको निपटाया जाए। तो 700-800 लोगों की फ़ौज लेकर बख्तियार बिहार से बंगाल की तरफ बढ़ना शुरू करता है। बख्तियार की 700-800 लोगों की फ़ौज सेन साम्राज्य की फ़ौज के सामने जीरावटी बराबर थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक छोटे कबीलों का सरदार रहने के कारण बख्तियार को जीरावटी से बम फोड़ने की आदत थी। बख्तियार अपने 700-800 लोगों की फ़ौज में से लगभग सभी लोगों को दरबार से 5 किलोमीटर दूर रोक देता है और अपने स्पेशल 18 जोगिंदरों को लेके एक स्पेशल प्लान बनाता है कि 18 में से 10 लोग दरबार के बाहर खड़े होंगे और बाकी के 8 अंदर घोड़ा व्यापारी बन के राजा से बात करने जाएंगे। उस समय अरब से व्यापारी आते ही थे तो उन पर विश्वास करना लाजमी था। अंदर घुसे 8 लोग दरबार में लोगों को निपटाना शुरू करेंगे, वहीं बाकी के 10 लोग दरवाज़ा खोल देंगे। 5 किलोमीटर दूर से दौड़ती आ रही 700-800 लोगों की छोटी सी टुकड़ी एक सेना जैसी लगेगी। तभी हल्ला मचा दिया जाएगा कि पूरी की पूरी तुर्की सेना ने आक्रमण कर दिया है और लक्ष्मण सेन को बंदी बना लिया जाएगा। गेम बड़ा था, रिस्क भी बड़ी थी, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता कि सेना में सिर्फ 700-800 लोग हैं तो ये सारे के सारे मारे जाते। बख्तियार दरबार के अंदर घुस के 8 लोगों के साथ आक्रमण शुरू कर देता है। वहीं बाहर खड़े लोग हल्ला मचाते हैं कि तुर्की सेना ने आक्रमण कर दिया है, पर इनके 700-800 लोगों तक संदेश पहुंच नहीं पाता और वहां से सेना आती ही नहीं है। पर लक्ष्मण सेन की इतने में फटके चौराहा हो जाती है और वो पीछे वाली गली से दौड़ मार देता है। सेना में तुरंत खबर फैल जाती है कि राजा पलायन कर चुका है और सेना बेखर जाती है और बिना अपनी 700-800 लोगों की टुकड़ी के ही सिर्फ 18 लोग पूरे बंगाल पे कब्जा कर लेते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने मिला? धर्म जाति के नाम पर कभी एक दूसरे से लड़ना मत, क्योंकि जो लोग ये लड़ाई करवाते हैं आखिर में इनके हाथ में आती है सत्ता और तुम्हारे हाथ में पत्ता। सुबह काम आएगा पूछ लेना। और एक और महत्वपूर्ण बात कि कभी इतिहास पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना, क्योंकि ये सब ने वैसा ही बताया है जैसा उनका मानना है, ना कि जैसा हुआ है। इतिहास में ओपिनियन तो होता ही है, क्योंकि ओपिनियन ही कुछ समय बाद इतिहास हो जाता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भाई। ब्राह्मण आदमी हूँ, अभी श्राप दे के निपटा दूंगा।